अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद हसन और इस लेक्चर में मैं जावा फॉर एंड्रॉयड एक्सप्रेशंस के बारे में बात करूंगा कि जावा में एक्सप्रेशंस हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं और उसमें क्या क्या रूल्स मौजूद हैं। तो इस लेसन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहला कि अंडरस्टैंड जावा अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड देयर बिहेवियर। तो जावा का क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं और उसका क्या बिहेवियर है, इसको अंडरस्टैंड हम करेंगे। इसके बाद जो शॉर्ट हैंड है जावा के असाइनमेंट ऑपरेशंस का, उसके बारे में हम समझेंगे। और फिर इसके बाद टाइप कॉम्पैटिबिलिटी जो होती है जावा के अंदर, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे कि किस तरीके से कास्टिंग जो है वो जावा के असाइनमेंट बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो ये सारे लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस लेक्चर के। ओके, नाउ जावा बेसिक एक्सप्रेशंस। एन एक्सप्रेशन इज वैल्यू और ऑपरेशन दैट कंप्यूट्स अ वैल्यू। एक्सप्रेशन क्या है? एक वैल्यू है या फिर ऑपरेशन है जो कि एक वैल्यू को कंप्यूट करती है। सही है, जो कि क्या करती है, कोई वैल्यू क्रिएट करती है या कोई वैल्यू रिजल्ट करती है। रिजल्ट में कोई वैल्यू हमारे पास आ जाती है किसी भी कंप्यूटेशन से, तो उसको एक्सप्रेशन कहलाया जाता है, वो एक्सप्रेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 5+14, तो 5+14 इज एन एक्सप्रेशन। सही है। 8 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4+3, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, ये भी एक एक्सप्रेशन है। 17 itself is also an expression, it's a number but it's also a expression. So in this case जो सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है? द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन इज अ लिटरल वैल्यू। सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन लिटरल वैल्यू कहलाती है, सच एज द लिटरल वैल्यू 17 अबव, जैसे कि यहाँ पे 17 है। अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कैन यूज ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में क्या क्या मौजूद हो सकता है? ऑपरेटर्स मौजूद हो सकते हैं। ऑपरेटर्स क्या हैं? प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, दीज आर द ऑपरेटर्स। और पैरेंथेसिस, जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैरेंथेसिस मौजूद है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। इसके अंदर पैरेंथेसिस भी शामिल हैं, ऑपरेटर्स भी शामिल हैं और कांस्टेंट भी शामिल है, नंबर्स भी शामिल हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस। अब है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक expressions can be formed using operators which allow us to combine values referred to as the operands. अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो बनती हैं कैसे? ऑपरेटर्स को यूज़ करके, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम जो है वैल्यूज़ को कंबाइन करें, जो कि जिसको हम नाम देते हैं ऑपरेंड्स का। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? प्लस, एंड दिस इज़ यूज फॉर एडिशन। माइनस, दिस इज़ यूज फॉर सब्ट्रैक्शन, और नेगेशन भी इसको कहते हैं। एस्टेरिक इट्स यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉरवर्ड स्लैश इज यूज फॉर डिविजन, एंड परसेंट साइन इज यूज फॉर मॉडुलस, विच मीन अ मॉड और रिमाइंडर। सो इट विल कंप्यूट अ रिमाइंडर और मॉड फ्रॉम अ डिविजन। क्या करेगा? ये रिमाइंडर कंप्यूट करेगा, या इसको हम मॉड भी कहते हैं। सो दीज आर, ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। इसके बाद आता है द डिवीजन ऑपरेटर। द डिवीजन ऑपरेटर behaves as expected if one of the operands is a floating point type। तो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है? ये बिहेव करता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? कि डिवाइड करेगा। अगर ऑपरेंड्स में से एक जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप है, व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर टाइप्स द रिजल्ट इज ट्रंकेटेड। जब दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर टाइप्स के होंगे या वोल नंबर होंगे तो रिजल्ट ट्रंकेट हो जाता है, यानी राउंडेड नहीं होता, to produce an integer value. Thus 14 divided by 4 produces the value 3। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 14 को डिवाइड किया 4 से तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 3। मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट में जो उसके बाद डेसिमल के पास वैल्यू है वो नहीं आएगी अगर मैंने इंटीजर्स को इंटीजर से डिवाइड किया है। लेकिन अगर मैंने इसमें से कोई एक नंबर फ्लोटिंग पॉइंट का यूज़ किया है तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी विद द डेसिमल पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट अ फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट एटलीस्ट वन ऑपरेंड मस्ट बी अ फ्लोटिंग पॉइंट टाइम। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जो आए वो फ्लोटिंग पॉइंट में आए तो हमें जो है दोनों ऑपरेंड में से एक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का ऑपरेंड लेना पड़ेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 14 डिवाइड बाय 4.0। सो इन दिस केस
यहाँ पे 4.0 जो क्या है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 14.0 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो इस केस के अंदर भी 14.0 जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो ये क्या रिजल्ट करेगा, प्रोड्यूस 3.5 विच इज द एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ द डिवीजन। सो दिस इज एन एक्यूरेट रिजल्ट राइट हियर। तो ये जो है आपको बात याद रखनी है कि जब भी आप डिवाइड करेंगे उसमें अगर आप दो इंटीजर्स नंबर ले रहे हैं तो आपके पास जो डेसिमल वैल्यू है वो नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल वैल्यू जो है ये इसने कंप्यूट की है, डेसिमल वैल्यू के साथ आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा इंटीजर फॉर्म में जैसे कि यहाँ पे है। और अगर आपने एक भी ऑपरेंड जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में डिफाइन किया है और फिर डिवाइड परफॉर्म किया है तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो विद द डेसिमल पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट पे आपके पास टाइप का रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद होता है मॉड ऑपरेटर। मॉड ऑपरेटर क्या काम करता है, द मॉड और परसेंट साइन ऑपरेटर इज यूज विद ऑपरेंड्स ऑफ इंटीजर टाइप टू ऑब्टेन द रिमाइंडर आफ्टर इंटीजर डिवीजन। ये यूज होता है उन ऑपरेंड्स के साथ जो कि इंटीजर टाइप के होते हैं, क्या ऑब्टेन करने के लिए, रिमाइंडर। जब भी इंटीजर डिवाइड होगा और अगर हमें रिमाइंडर ऑब्टेन करना है तो हम जो है इसको मॉड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। और इसकी मैंने एग्जांपल यहाँ बताई है कि 14 डिवाइड बाय 4 इज 3 विद अ रिमाइंडर ऑफ 2। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम 14 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो 3 आएगा, क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो हेंस 14 मॉड्यूलर 4 अगर मैं करूँगा तो इससे वैल्यू जो प्रोड्यूस होगी वो 2 प्रोड्यूस होगी। तो अगर मैं प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलर यूज़ करूँगा और इस एक्सप्रेशन को एवलेट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2। तो मॉड्यूलर ऑपरेटर के बहुत से यूजेस हैं, इंक्लूडिंग उसमें से कुछ यूजेस ये हैं कि ये डिटरमाइन करता है अगर इंटीजर जो है वो ऑड है या फिर वो इवन है। इफ़ एन इंटीजर इज ऑड या फिर वो इवन है तो ये इसको भी डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन करता है अगर एक इंटीजर जो है वो इवनली डिविजिबल है दूसरे इंटीजर से, सही है, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली अगर इवनली डिविजिबल है तो इसको भी डिटरमाइन करेगा। ऑब्टेन करेगा लोअर ऑर्डर डिजिट्स ऑफ अ नंबर, जो लोअर ऑर्डर नंबर डिजिट्स हैं नंबर के ये उसको ऑब्टेन करता है मॉड्यूलर ऑपरेटर। इसके बाद हमारे पास है पैरेंथेसिस और प्रेसिडेंस। जैसे कि अलजेब्रा में पैरेंथेसिस जो है वो कम्युनिकेट करती है ऑर्डर जिससे अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें मैंने 10 को ऐड किया है 213 में और यहाँ पे पैरेंथेसिस में मैंने इसको इनक्लोज किया है और फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 37 से। तो इस एक्सप्रेशन में क्या होगा कि सबसे पहले 10 ऐड होगा 213 से, उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगा 37 से। और अगर मैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखूँ तो पहले क्या हो रहा है 213 मल्टीप्लाई होगा 37 से, उसके बाद ऐड होगा 10 से। सो बेसिकली एक्सप्रेशन में अगर हम पैरेंथेसिस इंक्लूड कर देते हैं तो इससे जो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो चेंज हो जाता है कि किस ऑर्डर में जो है ऑपरेशन परफॉर्म होगा अरिथमेटिक, उसको चेंज कर सकते हैं हम बाय द यूजिंग ऑफ पैरेंथेसिस। तो विदाउट पैरेंथेसिस अगर एक्सप्रेशन हमने पैरेंथेसिस के बगैर इंक्लूड की है तो एवोल्यूशन जो है वो रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस के मुताबिक होती है, यानी जो एवोल्यूशन परफॉर्म होती है वो रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस के बेस पे होती है। नाउ व्हाट आर द प्रेसिडेंस रूल। प्रेसिडेंस रूल्स ये हैं कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो होती है उसमें यूनरी ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं जो कि है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। और सेकंड इसके बाद हमारे पास आते हैं बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलर होते हैं। थर्ड होते हैं बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि प्लस और माइनस होते हैं जिनकी सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस होती है। अच्छा, जब बाइनरी ऑपरेटर्स की इक्वल प्रेसिडेंस होती है तो वो एवोलेट होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो इन दिस केस 1 + 2 - 3 + 4 ये सेम है एज इस एक्सप्रेशन के मुताबिक। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट एवोल्यूशन परफॉर्म होगी क्योंकि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर्स यूज हुए हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं और सबकी इक्वल प्रेसिडेंस है। अच्छा, जब यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं और उनकी इक्वल प्रेसिडेंस हो तो एवोल्यूशन परफॉर्म होती है राइट टू लेफ्ट। इसके बाद मिक्सिंग टाइप्स है। जब इंटीजर और डबल मिक्स हो जाएंगे किसी एक्सप्रेशन में तो जो रिजल्ट आएगा वो डबल में आएगा। फॉर सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.2 × 3, तो 4.2 इज डबल एंड 3 इज एन इंटीजर, तो इसका आंसर क्या आया 12.6 जो कि क्या है डबल है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने आपको कन्वर्जन शो की है और कन्वर्जन किस तरीके से शो की है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन है जो कि मिक्सिंग टाइप है। इसमें 7 / 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1.2 से, फिर प्लस हो रहा है 3 / 2 से।
तो इसमें जो एवोल्यूशन होगी वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस होगी, क्योंकि मैंने इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी पैरेंथेसिस को यूज़ नहीं किया है। तो 7 डिवाइड बाय 3, तो 7 डिवाइड बाय 3 इज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, क्योंकि डिवाइड यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और मैंने आपको जैसे कहा कि लेफ्ट टू राइट होगी एवोल्यूशन, तो 7 डिवाइड बाय 3 का आंसर आया 2। उसके बाद फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1.2 से, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा 2.4। और फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अब एडिशन होने से पहले क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। 3 डिवाइड बाय 2 इज 1 एंड देन 2.4 ऐड विद 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 3.4। तो इस तरीके से जो है ये मैंने आपको कन्वर्जन यहाँ पे शो की है स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद जावा बेसिक्स मोर ऑन असाइनमेंट, असाइनमेंट के ऊपर बेसिक्स हैं। यहाँ पे स्पेशलाइज असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैन बी कंबाइंड विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो हम कंबाइन कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ, जिसमें ये सारे ऑपरेटर्स शामिल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस 10। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ दैट टाइम प्लस इक्वल टू 10। तो इससे क्या होगा, सेम रिजल्ट ऑब्टेन होगा। लेकिन क्या किया मैंने शॉर्ट हैंड वर्जन यूज़ किया, मैंने प्लस और इक्वल टू यूज़ किया, उसके बाद मैंने 10 लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं टाइम के अंदर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ टाइम की ही ओरिजिनल वैल्यू को 10 के साथ, यानी मैं इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ टाइम की ओरिजिनल वैल्यू को 10 के साथ। तो इससे क्या होगा कि ये इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय द 10। सो इन दिस चार्ट मैंने यहाँ पे आपको शो किया है कि शॉर्ट हैंड वर्जन क्या है और इसके इक्विवेलेंट लॉन्गर वर्जन क्या है। फॉर सपोज वेरिएबल प्लस इक्वल टू एक्सप्रेशन, इसका लॉन्गर वर्जन क्या है कि मैं वेरिएबल में ऐड करवा रहा हूँ एक्सप्रेशन। वेरिएबल माइनस इक्वल टू एक्सप्रेशन, वेरिएबल में मैं सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ एक्सप्रेशन। वेरिएबल मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्सप्रेशन, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ एक्सप्रेशन। और सेम है ये डिवाइड के लिए और मॉड्यूलर ऑपरेटर के लिए। तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये यूज होते हैं इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए वैल्यू वेरिएबल की बाय 1। सो इट इज़ ईजी टू यूज़, इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज। ये बहुत ही आसान होते हैं इस्तेमाल करना और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको रिकॉग्नाइज करना, कि इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज प्लस प्लस। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, प्लस और प्लस। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ काउंट प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे जो है पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट से मुराद कि बाद में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ काउंट की वैल्यू को। और यहाँ पे अगर मैं पहले लिख रहा हूँ प्लस प्लस काउंट, तो इसका मतलब क्या है कि मैं प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, पहले इंक्रीमेंट कर रहा हूँ काउंट की वैल्यू को। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जो है ऑपरेटर होता है माइनस माइनस। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी इसको डिक्रीमेंट करवा रहा हूँ, पोस्ट डिक्रीमेंट करा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं प्री डिक्रीमेंट करवा रहा हूँ। सो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स क्या है कि काउंट प्लस प्लस, दिस इज एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। प्लस प्लस काउंट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। Count is equal to count plus 1 is also an example of equivalent statement. Count plus equal to 1 is also an example of equivalent statements. Or count minus 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 count is equal to count minus 1. These all are the example of equivalent expression. Count minus equal to 1. तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारी हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई। अच्छा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो वैल्यू भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कोई ना कोई वैल्यू जो है वो ज़रूर प्रोड्यूस करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि प्री इंक्रीमेंट कहलाता है, अगर पहले मैंने प्लस दिया है, ये क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है वेरिएबल को और फिर रिटर्न करता है न्यू वैल्यू। तो सबसे पहले ये इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले प्लस प्लस लगाया हुआ है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद फिर ये वैल्यू रिटर्न करता है। और यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, ये इंक्रीमेंट करता है वेरिएबल को और रिटर्न करता है ओरिजिनल वैल्यू। जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये ओरिजिनल वैल्यू। फॉर सपोज काउंट की वैल्यू 8 है, तो ये काउंट को 9 कर देगा, लेकिन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो 8 करेगा। और यहाँ पे अगर काउंट की वैल्यू 8 है तो ये वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा 9 और फिर रिटर्न भी 9 करेगा। सही है। तो मोस्ट ऑफन वी यूज दीज टू सिंपली इंक्रीमेंट अ वेरिएबल एंड वी डोंट केयर अबाउट द रिटर्न वैल्यू। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम इनको यूज़ करते हैं वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने के लिए, लेकिन हम इस बात की केयर नहीं करते कि ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा। इन विच केस यू कैन यूज आइदर वन। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो हम इन दोनों में से कोई भी इंक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में से।
और ये तब होता है जब इंक्रीमेंट इज द ओनली ऑपरेशन इन अ स्टेटमेंट। तो ये तब हम यूज़ करते हैं जब इंक्रीमेंट खाली एक ऑपरेशन जो होता है वो इंक्रीमेंट का होता है स्टेटमेंट के अंदर। Initializing variables, a variable that has been declared but not yet given a value is said to be uninitialized। एक ऐसा वेरिएबल जो कि मैंने डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसको कोई मैंने वैल्यू असाइन नहीं की तो उसको कहते हैं अनइनिशियलाइज। द कंपाइलर विल नॉट अलाउ यू टू यूज एन अनइनिशियलाइज वेरिएबल। कंपाइलर हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम यूज़ करें अनइनिशियलाइज वेरिएबल को। To protect against an uninitialized variable and to keep the compiler happy, it is good practice to assign a value at the time the variable is declared। तो इससे बचने के लिए कि आपको कंपाइलर जो है वो अलाउ ना करे कि आप एक अनइनिशियलाइज वेरिएबल डिक्लेयर करो, तो आप पहले ही जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करो तो उसको एक वैल्यू जो है वो असाइन कर दो, तो इससे हम बच सकते हैं। इसके बाद है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अब वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज इन वन स्टेटमेंट। हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये सिंटैक्स मौजूद है। सबसे पहले मैं डाटा टाइप बताऊंगा कि वो क्या है, इंटीजर है, 4 है या वो डबल है। उसके बाद मैं वेरिएबल का नाम बताऊंगा, फिर इक्वल टू और फिर उसकी वैल्यू और फिर सेमीकोलन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 मैंने डाटा टाइप बताई, उसके बाद मैंने नाम बताया वेरिएबल का ग्रेड और फिर उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे बताई। सो ग्रेड इज अ वेरिएबल विच होल्ड द वैल्यू ए। Score is a variable here which hold the value 12 by the evaluation of this expression right here। Okay, इसके बाद है assignment compatibilities। Java is said to be strongly typed। Java को कहा जाता है कि ये एक strongly typed है। You can't for example assign a floating point value to a variable declared to store an integer। हम इसमें क्या नहीं कर सकते, हम इसमें जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है ऐसे वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते जो कि जिसको हमने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया है। सो जावा के अंदर ये काम हम नहीं कर सकते क्योंकि जावा में ये रिस्ट्रिक्शन मौजूद है। फॉर सपोज यहाँ पे मैंने एक इंटीजर डाटा टाइप बताया, एक वेरिएबल बनाया इंटीजर, और उसमें मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 7.5। तो इसमें क्या करेगा, कंपाइलर जो है हमें अलाउ नहीं करेगा और एरर आ जाएगा हमारे कोड पे। ठीक है, इसके बाद समटाइम्स कन्वर्जन बिटवीन नंबर्स आर पॉसिबल। कभी कभार कन्वर्जन जो है नंबर के दरमियान जो है वो पॉसिबल होती हैं कि डबल मैंने डाटा टाइप बताया और माय वेरिएबल मैंने इसको 7 असाइन कर दिया। सो दिस इज़ ओके, ये ठीक है। ये कंपाइलर जो है उसको आप अलाउ करेगा कि अगर मैंने कोई फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल बनाया और उसको मैंने इंटीजर असाइन कर दिया, सो दिस इज़ ओके। So it is okay to assign an integer value to a variable of type double। In this case the compiler will automatically convert the integer 7 into a floating point 7.0। तो इस केस में क्या होगा, कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा हमारे इंटीजर नंबर 7 को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 7.0 में। सो दिस ऑटोमेटिक कन्वर्जन इज कॉल्ड अ कोअर्शन। तो इस ऑटोमेटिक कन्वर्जन को क्या कहलाया जाता है, कोअर्शन कहलाया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज कोअर्शन। ओके, नाउ a value of one type can be assigned to a variable of any type further to the right। एक वैल्यू जो कि मैंने एक टाइप को असाइन की है उसको मैं किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन कर सकता हूँ जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है कि मैं बाइट को शॉर्ट में असाइन कर सकता हूँ, मैं शॉर्ट को इंटीजर में असाइन कर सकता हूँ, मैं इंटीजर को लॉन्ग में असाइन कर सकता हूँ, मैं लॉन्ग की वैल्यू को फ्लोट में असाइन कर सकता हूँ, मैं फ्लोट की वैल्यू को डबल में असाइन कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द चार्ट राइट हेयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है कि आप एक टाइप की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में कैसे असाइन कर सकते हैं जो कि किसी दूसरे टाइप का हो। तो इस तरीके से कि अगर बाइट वेरिएबल है तो मैं उसको शॉर्ट वेरिएबल में असाइन कर सकता हूँ, शॉर्ट वेरिएबल है तो उसको इंटीजर में, इंटीजर है तो लॉन्ग में, लॉन्ग है तो फ्लोट में, फ्लोट है तो डबल में। बट नॉट टू अ वेरिएबल ऑफ एनी टाइप फर्दर टू द लेफ्ट। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डबल वेरिएबल को फ्लोट में असाइन कर दूँ, फ्लोट वेरिएबल को लॉन्ग में असाइन कर दूं, लॉन्ग वेरिएबल को इंटीजर में असाइन कर दूं, इंटीजर वेरिएबल को शॉर्ट में असाइन कर दूं, शॉर्ट वेरिएबल को बाइट में असाइन कर दूं। तो ये काम नहीं हो सकता, लेकिन टू द राइट हो सकता है। जो टू द राइट सीक्वेंस जो यहाँ पे एरो शो कर रहा है ये अलाउ है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन असाइन अ वैल्यू ऑफ टाइप 4 टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट और अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल, बट यू कैन नॉट असाइन अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। ओके, now this is a very important concept, typecasting। A typecast temporarily changes the value of a variable from the declared type। typecast क्या करता है, आर्जी तौर पे चेंज कर देता है वैल्यू किसकी, वेरिएबल की जो कि डिक्लेयर हमने किया हुआ है।
टू सम अदर टाइप, जो उसकी डिक्लेयर्ड टाइप से किसी दूसरे टाइप में उसको उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है वेरिएबल के। इट डज नॉट चेंज द वेरिएबल, लेकिन ये वेरिएबल को चेंज नहीं करता, उसकी टाइप को चेंज करता है, वो भी सिर्फ आर्जी तौर पे, टेम्पोरेरीली। ओके, फॉर एग्जांपल डबल डिस्टेंस, मैंने एक वेरिएबल बनाया, फिर मैंने डिस्टेंस को मैंने असाइन किया 9.0, और फिर मैंने इंट बनाया पॉइंट्स, इंटीजर वेरिएबल, और फिर मैंने पॉइंट्स के अंदर डिस्टेंस को असाइन कर दिया। नाउ नोटिस हियर कि मैं पॉइंट्स में किसको असाइन कर रहा हूँ, डिस्टेंस को, जो कि डिस्टेंस क्या है, डबल है, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कास्टिंग कर दी, मैंने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे पैरेंथेसिस में शो कर दिया कि अब ये जो डिस्टेंस है ये है तो डबल, लेकिन अभी इस स्टेटमेंट के लिए इसको मैंने इंटीजर बना दिया, और इसको कहते हैं टाइप कास्ट। सो दिस इज नोन एज अ टाइप कास्ट। तो अब ये डिस्टेंस जो है इस स्टेटमेंट के लिए ये एज अ इंटीजर कंसिडर होगा, और फिर यहाँ पे मेरे पास इंटीजर वैल्यू असाइन हो जाएगी। सो द अबव इज इलीगल विदाउट द इंट, ये अगर मैं इंट नहीं यूज़ करूँगा तो ये इलीगल स्टेटमेंट कहलाई जाएगी। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है द वैल्यू ऑफ इंटीजर डिस्टेंस इज 9, बट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस both before and after the cast is 9.0. Any non-zero value to the right of the decimal point is truncated rather than rounded. तो कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी जो कि डेसिमल पॉइंट के राइट पे होगी, वो ट्रंकेट हो जाएगी, वो राउंडेड होने के बजाय उसको ट्रंकेट कर देगा। तो thus if the value of distance was 9.7, the value of the expression would be still be 9. Again the value of the variable distance not changed and would still be 9.7. Okay guys, so that's about it for this lecture. I hope you like this lecture. Please subscribe to my channel, and thank you very much for watching.